नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सोलंकी आप सभी का क्लास 10th साइंस की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th एनसीईआरटी साइंस और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो प्यारे साथियों, ये हमारा चैप्टर है वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर केमिकल का मतलब होता है रसायन और रिएक्शंस का मतलब होता है अभिक्रिया एंड इक्वेशंस का मतलब होता है समीकरण। तो इसको समझते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? द प्रोसेस, वह प्रोसेस इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी, जिसमें एक न्यू सब्सटेंसेस एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उसे ही हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसमें एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होता है, एक नया पदार्थ बनता है और उस नए पदार्थ के गुण भी अलग होते हैं। तो आगे समझते हैं। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो सब्सटेंसेस विच पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो पदार्थ उस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स अर्थात वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को ही हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब एक होता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या होता है? तो प्रोडक्ट्स हम उसे कहते हैं वह पदार्थ, वह सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्रिया के द्वारा बनता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट्स मिलके आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जो न्यू पदार्थ बनता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक। और रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? तो वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? पहला इनका एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड। तो रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक केमिकल रिएक्शन है। फिर अगला है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन अर्थात श्वसन। श्वसन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल इनके ऊपर क्वेश्चन हम डिटेल में सीखेंगे आगे चल के। इनको पहले एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं वन बाय वन। फिर अगला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन है, वो भी एकदम से जल जाती है। फिर अगला है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही का फॉर्मेशन होता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम आज देखते हैं। पहला होता है चेंज इन
स्टेट, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब दो पदार्थ अर्थात दो सब्सटेंसेस मिलके रिएक्शन करते हैं तो उनकी स्टेट या अवस्था में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिससे एक न्यू पदार्थ या सब्सटेंसेस फाउंड होता है और उस न्यू सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी भी अलग होती है। उसी न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। चेंज इन कलर, कलर में भी क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी क्या मिलता है, तो टेम्परेचर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस का निर्माण भी होता है। जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई ना कोई गैस निकलती है, तो उसे कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। आगे बढ़ते हैं, अगला है तो प्यारे साथियों हम केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल समझ लेते हैं और इसे ध्यान से डिटेल में समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ देखा जाए तो ये है जिंक, ये है जिंक। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके एक तो जिंक सल्फेट बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये दोनों जो आप देख रहे हैं जिंक, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, इन दोनों को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इसके बाद इन दोनों सब्सटेंस से मिलके जिंक सल्फेट, इस दोनों सब्सटेंस से मिलके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट्स कहलाएंगे, ये दोनों प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा रिएक्शन में लेफ्ट साइड में होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा रिएक्शन में लेफ्ट साइड में होते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा रिएक्शन में राइट साइड में होते हैं। तो इस पूरे समीकरण को हम वर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम यदि इन वर्डों को सिंबल के रूप में अर्थात या फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में ये है जिंक का संकेत, जिंक का सिंबल, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ये है जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, और ये है हाइड्रोजन का फॉर्मूला। तो हमने कुछ नहीं किया है, बस इस पूरे रिएक्शन को हमने संकेत के रूप में यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर उनके फॉर्मूले या उनके सिंबल रख दिए हैं। तो इससे जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों से इनको सांकेतिक रूप में लिखने पर जो रिएक्शन बनता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को तरीके से समझ पाओगे और अच्छे से याद भी कर पाओगे। ये छोटी छोटी परिभाषाएं यदि आपको समझ में नहीं आती हैं तो आपको क्वेश्चन रटना पड़ेगा और आपकी समझ में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इनको समझेंगे। पहला है, यहाँ केमिकल इक्वेशन को हम और डिटेल में समझ लेते हैं लैंग्वेज के रूप में। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यदि हम इस केमिकल रिएक्शन को इनके वर्ड के रूप में या फिर इनके सिंबल के रूप में बनाते हैं तो वो जो सांकेतिक के रूप में बनता है उसे हम
केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट के सिंबल का यूज किया जाता है और उनके केमिकल फार्मूला का यूज किया जाता है। तो इसमें जो भाग लेता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो सब्सटेंसेस हमें प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उसकी फिजिकल स्टेट के साथ मेंशन किया जाता है। सेकंड पॉइंट समझेंगे। सेकंड पॉइंट है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और मैनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अर्थात नेसेसरी कंडीशन सच एज, जैसे कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे एक हो गया टेम्परेचर अर्थात ताप, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो इन तीनों को, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो इन तीनों को हम केमिकल इक्वेशन में तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। जब हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, जैसे यहाँ देखा जाए इस केमिकल इक्वेशन में ये तीर का निशान है, तो टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट की जब बात आएगी तो इस तीर के निशान के ऊपर हम इनको दर्शाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं। मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को वर्न कराया जाता है अर्थात जलाया जाता है, और आपको एक बात समझनी होगी कि हमेशा कुछ भी वस्तु जलेगी तो जो जलाने में योगदान होता है या उसके दहन में योगदान होता है वो ऑक्सीजन का होता है। जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगी, तो क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हम इनको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करना भी इनको आगे सीखेंगे। यहाँ अगला पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। परिभाषा क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन की एक परिभाषा होती है, क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी मैटर का मास न तो क्रिएट होता है, न तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। किसी भी मैटर का जो मास होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। तो ये जो नियम है, इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी नियम को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? तो इसी नियम को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। अगला पॉइंट है शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ये क्या कहना चाहता है? शो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, अर्थात एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले एलिमेंट, जो तत्व केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स साइड। अर्थात जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट्स की साइड होगी, रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड में और प्रोडक्ट्स होते हैं राइट साइड में। तो जो रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड वाली साइड है उसमें सभी एलिमेंट्स राइट साइड में सभी एलिमेंट्स के कैसे होंगे?
उनके परमाणु कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उनके जो एटम हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अर्थात ये रिएक्टेंट्स की साइड में जितने भी सब्सटेंसेस होंगे और प्रोडक्ट्स की साइड में जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो इसमें क्या पहला पॉइंट है, बैलेंसिंग में पहला पॉइंट है। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसको हम समझ लेते हैं। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम बैलेंसिंग को समझ लेते हैं। जैसे एक समीकरण दिया हुआ है, जिस राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। इसमें एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे वे रिएक्टेंट्स होंगे, जो राइट साइड में होंगे वो प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें जब हम एफ ही या आयरन को H2O जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो Fe3O4 प्लस H2 का निर्माण होता है। इधर लेफ्ट साइड में Fe प्लस H2O रिएक्टेंट होंगे तथा राइट साइड में Fe3O4 प्लस H2 प्रोडक्ट्स होंगे। अब इनकी बैलेंसिंग करेंगे। इनकी बैलेंसिंग कैसे होती है, जैसे राइट साइड में देखा जाए तो O के जो परमाणु हैं वो कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। O के कितने हैं, 4। और इधर लेफ्ट साइड में O सिर्फ एक है, अर्थात ऑक्सीजन का सिर्फ एक परमाणु है। तो हम इधर कितना लगा देंगे, हम इधर 4 लगा देंगे। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ O4 है तो हम लेफ्ट साइड में O को 4 कर देंगे, लेकिन O को 4 करने के चक्कर में हमारे इधर H कितने हो गए, 8 हो गए। H कितने हो गए, 8 हो गए। O को 4 करने के चक्कर में H 8 हो गए तो हम इधर 4 कर देंगे, तो ये हो गया 4 दूनी 8। H के जो 2 है वो वोल्टाइज में है, इसलिए हम H 4 दूनी 8, तो H कितने हो गए, 8 हो गए। जब कोई संख्या नीचे होती है ऐसे तो उसका इससे गुणा करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। और इधर देखें तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हाइड्रोजन हैं। और ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ तक बैलेंसिंग हमारी ठीक है। लेकिन इधर राइट साइड में F कितना है, 3 है, तो हम इधर भी 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ Fe कितनी हो गई, 3 हो गई। इधर भी Fe 3 है और इधर भी हमने Fe को 3 बना दिया। तो ये जो समीकरण है वो पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है काउंट द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें यही बोल रहा है कि इन केमिकल इक्वेशन में ईच एलिमेंट के क्या कीजिए, बोथ साइड में उनके जो एटम्स हैं उनको काउंट कीजिए। तो हमने जब इस समीकरण को बैलेंस किया है तो इसके सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो हमने काउंट करके ही बैलेंसिंग किया है और ये पूरी तरह से बैलेंस हमने कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पीछे करके दोबारा से आप समझ सकते हो। तो यहाँ इस बॉक्स में देखेंगे
इस बॉक्स में हमें उस इक्वेशन में से सभी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो नोट करना है। जो Fe का एटम था लेफ्ट साइड में, ये Fe रिएक्टेंट है, इसका जो एटम था वो कितना था तो 1 था, और राइट साइड में कितना हो गया था 3 हो गया था। लेफ्ट साइड में जो H था वो 2 था और राइट साइड में H 2 था। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 था और राइट साइड में 4 था। फिर हमने इनको बैलेंस कर लिया था। तो आशा है कि बैलेंस करना आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ भी बैलेंस किया हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ ये इक्वेशन है, ये बैलेंस किया हुआ इक्वेशन है और ऐसे ही हमने इसको बैलेंस किया था। फिर अगला है पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। तो तीसरे स्टेप में क्या है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। यानी इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको इक्वलाइज कर विच हैज मैक्सिमम नंबर बाई पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। उनके सामने मैक्सिमम नंबर को पुट करके उनको क्या करना है, हमें इक्वलाइज करना है और यहाँ पर किया गया है इक्वलाइज। इस इक्वेशन को इक्वलाइज कर दिया। पहले यहाँ पर क्या इक्वलाइज किया है, तो पहले यहाँ पर ऑक्सीजन को इक्वलाइज किया है, फिर यहाँ पर हमने Fe को भी इक्वलाइज कर दिया। तो 3 और 4 पॉइंट ये आपकी समझ में आ गए होंगे। 3 पॉइंट में हमने पहले ऑक्सीजन को इक्वलाइज किया है और 4 पॉइंट में हमने Fe को इक्वलाइज कर दिया है। तो इसके आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं। ये पॉइंट थोड़ा रीड करेंगे। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अर्थात सभी एलिमेंट्स के सामने जो कोफिशिएंट हैं उनको पुट करके इसको हमने इक्वलाइज किया है और इसी पॉइंट को ये बोल रहा है कि इक्वलाइज करने की कोशिश कीजिए, जो कि हमने कर दिया है। इस स्टार पॉइंट को समझेंगे। नो ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल बोथ साइड। अब जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। F ये वो इक्वल कर दिया है हमने और ऑक्सीजन को भी हमने इक्वल कर दिया है और हाइड्रोजन को भी हमने इक्वल कर दिया है। अब जो 5वां पॉइंट है वो भी साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वें पॉइंट में हमें इनकी स्टेट बतानी है कि ये जो सभी एलिमेंट हैं कौन सी स्टेट में हैं। तो जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है उसे हम S से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लिक्विड अवस्था में होता है अर्थात पानी की तरह होता है, जलीय अवस्था में होता है, उसे हम जो लिक्विड होता है उसे हम L से प्रदर्शित करते हैं और जो गैस होती है उसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस इक्वेशन में Fe ये क्या है, आयरन है और आयरन ठोस होता है इसलिए हमने कोष्टक में S लिखा है। आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है इसलिए हमने कोष्टक में S लिखा है। H2O क्या है, तो H2O जल है, यहाँ ये गलत लिख दिया है तो यहाँ G की जगह पर यहाँ ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट यहाँ कोष्टक में इस G की जगह क्या आएगा, इस G की जगह L आएगा। यहाँ L लिख लेना क्योंकि H2O लिक्विड होता है इसलिए यहाँ हम L लगाएंगे। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला होता है इसलिए हम यहाँ L लगाएंगे। ये क्या है, लिक्विड है। आगे बढ़ते हैं।
FeO3 सॉलिड होता है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में S रख दिया है। और H2 हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में G रख दिया है। इसकी एक और स्टेट होती है, एलिमेंट्स की एक और स्टेट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एक्वस स्टेट कहते हैं। यहाँ देखिए जो 4 पॉइंट है, यहाँ लिखा है AQ। जो जलीय विलयन होगा, जैसे हम यदि जल में शक्कर घोल देते हैं तो वो जलीय विलयन बन जाता है। ऐसे जलीय विलयन के लिए हम AQ का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 को सीखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? राइट द नेसेसरी कंडीशन। राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट एन एरो अबव और बिलो। अर्थात टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को हम एरो के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। अगला है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं और इन टाइपों को हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। इन टाइपों के ऊपर क्वेश्चन भी बनेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। फिलहाल ये बुक रीडिंग चल रही है और ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है। जो पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, और इसमें पहला रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो सब्सटेंसेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है और एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वह रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आशा है कि आपकी समझ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गया होगा और इसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। एग्जाम्पल है फर्स्ट, बर्निंग ऑफ कॉयल, अर्थात कोयले का दहन। कोयले में प्रॉपर कार्बन होता है और कार्बन ठोस होता है, इसलिए हमने कोष्टक में S लिख दिया है। और किसी भी एलिमेंट को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है और ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में G लिख दिया है, क्योंकि गैस को G से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों के कंबाइन होकर क्या बनता है? कंबाइन होकर CO2 गैस बनती है। जब कोल को गर्म किया जाता है, कोयले को बर्न किया जाता है, तो CO2 गैस फाउंड होती है, इसलिए हमने यहाँ कोष्टक में G लिख दिया है। सेकंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अर्थात जल का फॉर्मेशन कैसे होता है? जल का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब जल बनता है। यहाँ हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है, या हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन एक गैस है, इसलिए हमने कोष्टक में G रख दिया है। और ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसलिए हमने कोष्टक में G रख दिया है। इन दोनों के कंबाइन होकर
जल का निर्माण होता है, इसलिए कोष्टक में एल रख दिया है, जल अर्थात लिक्विड। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल समझेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? CaO अर्थात क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना। Ca यानी कैल्शियम। बिना बुझे हुए चूने को जब हम जल में डालते हैं तो ये दोनों कंबाइन होकर बिना बुझा चूना और जल कंबाइन होकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं। ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। और ये जलीय विलयन है। मैंने अभी अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि यदि शक्कर को हम जल में घोल देते हैं तो वो जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, और उसके लिए हम AQ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ अब आगे पढ़ते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यदि किसी रिएक्शन में या किसी वर्ड में थर्म वर्ड यूज होता है तो वो ऊष्मा से रिलेटेड होता है। ऊष्मा अर्थात हीट से रिलेटेड होता है। इस डेफिनेशन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें किसी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के समय क्या हो? हीट रिलीज हो, तो उसे ही हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। किसी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के समय हीट रिलीज हो तो उसे ही हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और इसके बाद हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।